सर माइक। हेलो। साउंड का क्या स्टेटस है? कैन यू हियर नाउ? Am I audible and the screen is there? Yes, sir. Good. So we can proceed. I was saying कि लास्ट क्लास में क्या देखा था उसको मैं रिकैप करता और उसके आगे बढ़ता। मॉडर्न फिजिक्स में आपने कई सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। लास्ट में आप बोर मॉडल पढ़ रहे थे और उस पर आपने देखा कि उसका ऑर्बिट का रेडियस किस तरह से जाता है। ऑर्बिट पे चलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी किस तरह से होता है। ऑर्बिट्स पे चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास टोटल एनर्जी कितना होता है। इनके रिलेशंस आपने पता किए। फिर आपने स्पेक्ट्रम देखा कि एब्जॉर्प्शन में हमको कैसा मिलता है, इमिशन में कैसा मिलता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। और यही सारा कुछ हम लोगों ने बात किया था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और वो जो एनर्जी लाइन्स हैं वो हमको याद रखनी होती है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस लाइन्स एंड द एनर्जी। हाइड्रोजन लाइट के एटम के लिए ये वैलिड रहता है और किसी के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसको क्विकली निकाल सकते हो क्योंकि आपको आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो रखी होती है। सो यू कैन रिमेम्बर 3 4 5 6 लेवल तक जहाँ तक आप रिकॉल कर सके, याद रख सके। ये आपका ग्राउंड स्टेट होता है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट लेवल होता है, फर्दर नेक्स्ट लेवल होता है, इसके आगे भी जाता है, अप टू इनफाइनाइट जाता है। अपने को इनफाइनाइट तक नहीं याद रखना ऑब्वियसली। और ये आपके लिए E1 होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल के बारे में। सो नो मैटर कौन सा होगा तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो -13.6 Z स्क्वायर। अब Z की वैल्यू मिलते ही उसका नंबर पता चल जाएगा आपको।
ये -3.4 Z², इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहता है सारा। नेक्स्ट आप 1.5 के अप्रोक्सीमेटली पाते हो, इसके ऊपर भी आप निकाल सकते हो, एक बार वेरीफाई कर लेना। रफली 0.85 के आसपास आता है, 0.54 Z² बनेगा आपको उसके फर्दर का लेवल, 0.38 Z² के आसपास आएगा इसका लेवल। सो ये दिस नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ एग्जाम के टाइम पर आप सारी कैलकुलेशन करके उसको निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने को पता चल जाता है। और ये नॉमेनक्लेचर कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द ग्राउंड, दिस फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, तो आपको देखना है कि कोई एक्साइटेड लेवल बोल रहा है या फिर एन की वैल्यू दे रहा है, अकॉर्डिंगली अपने एन को कैच करना। सो एक दो माइनर से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सो दैट यू कैन रिमाइंड ऑल थिंग्स, यूज देम एंड कैन आंसर। लेट्स से ऐसा बोलता है, इन हाइड्रोजन एटम electron is in fourth excited level state. Find the number of possible emission lines. So अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फोर्थ एक्साइटेड लेवल पर है, स्टेट पर है, सो इमिशन स्पेक्ट्रा बनाएगा, तो कितनी पॉसिबल लाइंस बना सकते हैं वो अपने को काउंट करनी है। ट्राई कीजिए। सिक्स बता रहे आप। सो टू बिगिन विथ आप उनको काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, बाद में आप चाहोगे तो उसको आप कई सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, वरना लोग उसको शॉर्ट में फॉर्मूला भी बना लेते हैं। So you will say that is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6, and more. Fourth excited level है, तो fourth excited is going to be this one. क्योंकि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, तो फोर्थ होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। वहां से जंप करने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? यू कैन से कि ये 4 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 1 पे भी जा सकता है। जो 4 पर आया है दैट कैन गो इन 3, 2, 1. Those are at 3, they can go at 2 and 1. Those are at 1, they can go like this. Now you can count these numbers. You can count these numbers. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला वगैरह याद रखते हो तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। आई मीन मेथड आपका कुछ हो सकता है, बट मेक श्योर कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। सो टू स्टार्ट विद यू कैन ड्रॉ द एनर्जी लाइंस एंड सी कि कहाँ पर है, स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड देन गो अहेड। ये कॉमन मिस्टेक है कि मतलब हम कुछ गलत पकड़ लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं, सो अवॉइड दैट। नाउ देन काउंट दीज नंबर्स, यू कैन काउंट इजली। ये आपके पास 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो टोटल 10 हो जाएंगे। सो 10 लाइंस अपने को मिलने वाली हैं। ओके, चलेगा। सो वी कैन काउंट द इमिशन लाइंस दैट वी आर गोइंग टू गेट, और उनके किसी भी लाइन के बारे में अगर आपसे एनर्जी पूछता है, लेट्स से ऐसा बोलता है कि
इसका एनर्जी बताइए इस वाली लाइन का, तो अब इसका हायर लेवल, इसका लोअर लेवल, दोनों लेवल की एनर्जी को पकड़ेंगे, एनर्जी के डिफरेंस को पता करेंगे और एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसको एस सी वाई लेमडा से बराबर कर देंगे। सो आज अपने को वेवलेंथ मिल जाएगा, मोस्टली आपसे वेवलेंथ पूछेगा और एस सी की वैल्यू आपको पता रहती है, ई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा, एस सी को आप 12,400 रख दोगे, लेमडा की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, तो कैलकुलेशन भी हमारे लिए बहुत आसान रहेगी और एंगस्ट्रॉम में अपना आंसर भी आ जाएगा। Okay, so this can also be found out for any level. एक दो और क्वेश्चंस कराते हैं सो दैट कि आप थोड़े से और वार्म अप हो जाए और कॉन्फिडेंट हो जाए, यूज्ड टू हो जाए बेसिकली। ऐसा बोलेगा कि किसी एक सीरीज के बारे में बोलेगा, दूसरे सीरीज के बारे में आपसे बात करेगा ना, सीरीज के बारे में लास्ट क्लास में लोगों ने बात किया भी था। सो लेट्स से अगर ऐसा कुछ फ्रेम किया है, if the series limit wavelength of Lyman series is 912 angstrom for hydrogen atom, of course हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, then find series limit wavelength for, किसी और के बारे में आपसे पूछ सकता है, let's say Balmer series for same atom. वेवलेंथ तो आप जानते हो, आप कोई भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हो, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन जा रहा है ये पता होना चाहिए। लाइमन में अपने को पता रहता है कि ये n इक्वल टू 1 पे आने वाला है, दैट मीन्स ये जो नीचे आ रहे हैं ये सब लाइमन है। सो सीरीज लिमिट का मतलब होता है कि वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ, उसको याद रख सकते हो कि जब कभी वो सीरीज लिमिट वाली बात करेगा तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ की वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है, जब वो इनफाइनाइट से किसी लेवल पर आता है। ये बेसिकली ये भी बता रहा होता है कि कितना एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, एटम को आयनाइज करने के लिए, क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट से वहां तक आते हैं उतना एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा वहां से इनफाइनाइट चला भी जाएगा। एनीवे, सो पॉइंट इज कि कई बार वो सीरीज लिमिट जैसा टर्म यूज करेगा, उसको आप यूज कर सकते हो। अब इसका आप आंसर दे सकते हो। एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन है जो आपने देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, एडवांस में भी आया हुआ था। एनी आंसर? टू 28, हाँ। काफी टाइम हो गया तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चल रहा है।
देखो लाइमन सीरीज के लिए आप जानते हो वेवलेंथ कितना होता है? सो 1 अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला दैट गोज लाइक आर जेड स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन एटम है, सो 1/1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर कर दो। आप डायरेक्टली अगर लिखना चाहो, क्योंकि आप कई बार तो यूज कर सकते हो लिमिट सीरीज। सो जब आप इसकी लिमिट के बारे में बात करोगे सो आप इनफाइनाइट से चल जाओगे। ओके, कैलकुलेशन में आपको टाइम लग गया होगा, चलता है। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक आर के बराबर रहता है, 1/r रहता है। तो इसकी वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम दे रहे हैं, आई मीन 1/r ऑफ कोर्स। फिर बामर का लिए लिमिट निकालेंगे। इसकी लिमिट वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट मींस शॉर्टेस्ट, shortest means when it is coming from the infinity. So 1/2 square minus 1 upon infinity ka square. So that's r by 4. Now then after what to do is these two ratio we can find out, isn't it? So we will say कि इनको अगर डिवाइड करते हो तो λ2 λ1 का रेशियो आएगा और ये 4 हो जाएगा। So you'll find कि λ2 की वैल्यू 4 टाइम्स λ1 आ रही है। मतलब बामर सीरीज का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आता है वो लाइमन सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का 4 टाइम्स होता है। तो ये भी एक फैक्चुअल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सारे फैक्चुअल रिजल्ट्स हैं और आप इनको जितना प्रैक्टिस करके याद मतलब यूज टू हो जाओगे तो काइंड ऑफ याद रह जाता है, उसमें कुछ बदलता नहीं है। सो ये 4 टाइम हमेशा आएगा, नो मैटर आप कब निकालना चाहो सीरीज लिमिट। ना अपना आंसर देना था, आंसर देना इज नॉट सो डिफिकल्ट। 4 टाइम्स 912, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सो कुछ 3648 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगा। ये इसका मिनिमम है वेवलेंथ किसका? बामर सीरीज का। आपने लास्ट क्लास में देखा था बामर और लाइमर ओवरलैप नहीं करते। सो अगर ये 912 से स्टार्ट होता है, ये एक्चुअल वैल्यू भी है इसका। लाइमन का जो एक्चुअल वैल्यू है मिनिमम वेवलेंथ ये है और ये बामर का एक्चुअल है। अब देखो ये कहाँ पर आ रहा है, 3600 आ रहा है। हम लोगों ने बात की थी लाइट के बारे में, रफली 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के आगे चलता है, तो ये मिनिमम वेवलेंथ है। दैट मीन्स ये लाइट कैटेगरी में, विजिबल में, जिसको आप देख पाओगे। इसलिए बामर इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये विजिबल कैटेगरी का होता है और इस पे लाइट आती है। ये फोटॉन्स होते हैं वो लाइट के फोटॉन्स होते हैं और वो हमको दिखते हैं। और वैसे भी अपने को एक और पॉइंट याद रहना, जैसे गलती हो जाए तो आपको पता है कि ये अल्ट्रा वायलेट जोन का होता है और ये विजिबल का होता है, और विजिबल की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है। कई बार बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सीमिंगली बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपको देता। अगर आप सारे पॉइंट्स को याद रखते हो तो आप देख करके आंसर दे दोगे, अदरवाइज कैलकुलेट करोगे तो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। जैसे कि वो आपको इस तरह से एनर्जी लेवल्स बना के देगा। मे बी लाइक दिस, और बोलेगा कि ठीक है ये आपके लिए 1 एनर्जी लेवल है, ये 2 एनर्जी लेवल है, ये 3 एनर्जी लेवल है, 4 ऐसा नाम दे सकते हो इसको, 5 दे सकते हो इसको, 6 दे सकते हो। इनकी वैल्यूज ही बता देते। लेट्स से हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे थे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, अभी हम लोगों ने लिखी थी। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको एनर्जी देती है। बेसिकली हर एक लेवल का आपको एनर्जी पता है। हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रहा है, आपसे पूछता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, मान लीजिए सारे सारे पॉसिबिलिटीज है, एनर्जी लेवल्स जंपिंग हो रहे हैं। सो किस ट्रांजिशन में आपको किस तरह का लाइट या स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। सो लेट्स से ऐसा क्वेश्चन बनाता मैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम which of the followings
will give ultraviolet radiation और फोटोन, आपको कुछ ऑप्शन दे देगा। आपको पता होता है कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इनकी एनर्जीज कैसे वेरी करती है, इनकी वेवलेंथ कैसे, क्या ऑर्डर होता है एंड ऑल दैट। सो लेट्स एक ट्रांजिशन जा रहा है जो कि E6 और E5 के बीच में चल रहा है। एक ट्रांजिशन है जो E4 E2 के बीच में चल रहा है। एक ट्रांजिशन है जो E3 E1 के बीच में चल रहा है। एक ट्रांजिशन है जो E5 E2 के बीच में चल रहा है। ये ट्रांजिशंस आपको दिए गए। इन ट्रांजिशंस में कौन सा ट्रांजिशन आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देने वाला है? तो अपने को क्या करना होगा, सारे ट्रांजिशंस का वेवलेंथ कैलकुलेट करना होगा और फिर वेवलेंथ चेक करना होगा कि कौन सा वेवलेंथ हमारा अल्ट्रावायलेट की रेंज से मैच करता है। सो यूल फाइंड कि ये काफी चैलेंजिंग टाइप का ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको भी एस सी बाई लेमडा बोलना पड़ेगा और सभी को एस सी बाई लेमडा बना करके लेमडा का कैलकुलेशन करेंगे, फिर याद भी रखेंगे कि अल्ट्रावायलेट का रीजन कहाँ पर होता है, फिर उससे कौन मैच करता है, उसके अंदर कौन जाता है। बट सिंस यू हैव गॉट टू सम थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको पता है लाइंस के बारे में पता है, तो आपको ये पता होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कब मिलता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमको लाइमन में मिलता है, और एक बार आपको यह समझा तो आपका काम बनता है। क्यों? क्योंकि लाइवन के अलावा किसी और में अल्ट्रावायलेट आता नहीं है। बामर में आपको विजुअल मिलता है, पार्शियल ब्रैकेट फंड में आपको क्या मिलता है, इंफ्रारेड मिलता है, इंफ्रारेड मिलता है। सो इट कुड बी ओनली सी, दैट्स डन, नथिंग, क्योंकि उसको वन लेवल पे आना ही पड़ेगा अगर हाइड्रोजन वाला केस है तो, है ना। तो यहाँ से हम सी को डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछा गया होता कि इंफ्रारेड कौन सा होगा, तो इंफ्रारेड के लिए फिर हम लोग अकॉर्डिंगली देखते हैं कि पार्शियल में, ब्रैकेट में, फंड है, उनमें फिर कैटेगराइज करना पड़ता है, फिर वहां पर कैलकुलेशन की अपने को जरूरत पड़ सकती थी। बट विजिबल के बारे में पूछेगा तो आप बामर याद रखिए, अल्ट्रावायलेट के लिए लाइमन याद रखिए, और इंफ्रारेड के लिए मिक्स होता है। सो वो आपको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। ओके, सो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और जरूरी भी है। इसके बाद हम लोग एक्सरेस पढ़ना चाहते हैं, तो एक्सरेस के बारे में चलेंगे। अब चाहे तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता जो डिफरेंट टाइप का कई बार पूछ लेते हैं इसी से, बॉर मॉडल से रिलेटेड, फिर हम लोग एक्सेस को पकड़ लेंगे। लेट्स से कि आपको कुछ ऐसा बोलता है कि आपके पास एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, हाइपोथेटिकल, और उस हाइपोथेटिकल मॉडल में इंफॉर्मेशन आपको देता है। सो लेट्स से कुछ ऐसा लिखते हैं, इन हाइपोथेटिकल एटम, कोई भी हाइपोथेटिकल एटम है, और उस पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलता है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन is given by U is equal to minus k e square divided by 3r क्यूब, या फिर कोई भी नंबर दे देगा। बेसिकली इसका r का जो डिपेंडेंस है वो अपने को बताया जा रहा है, और ये कुछ हाइड्रोजन जैसा ही है, बट इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो अलग है। अपने को बोर मॉडल यूज करना है, यूजिंग बोर मॉडल। जैसे उसने ये बोर मॉडल को यूज करने का परमिशन दिया, इसका मतलब उसके जो हाइपोथेसिस है वो हम यूज कर सकते हैं। ऑब्टेन एनर्जी लेवल फॉर दिस एटम। उसे हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि पूरा डेरिवेशन ही जाएगा, बट क्या आइडिया होगा अपने को, बस उसी पे वो समझना है कि हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ना। जब कभी ऐसा अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता है
कैन एनीबॉडी टेल कि किस तरह से हमको प्रोसीड करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? बेसिकली अपने को ई निकालना है और ई देखना है कि वो जो हमारा ई नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर आया था उसमें ये ई नॉट कैसे अफेक्ट हुआ है और ये एन स्क्वायर जेड स्क्वायर में किस तरह से जा रहा है, आर किस तरह से रिलेटेड है। सो अगर हम आर निकाल लेते हैं, वी निकाल लेते हैं, तो फिर एनर्जीज भी निकाल आ जाती हैं क्योंकि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल होती है। दैट्स हाउ वी हैव गॉन। सो आर कैलकुलेट करना है, सपोज कर लीजिए अपने को आर कैलकुलेट करना, सिंपल क्वेश्चन करता है कि आर बताइए। सो व्हाट वुड हैव बीन द अप्रोच? कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे, कैसे इक्वेशंस यूज करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी को हम वो जो mv² बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे सॉरी सेंट्रीपिटल, इसको पोटेंशियल एनर्जी को पहले सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करेंगे, फिर आर निकालेंगे। चलेगा। सो यस, दैट्स परफेक्ट, दैट्स व्हाट वी कैन डू कि ये जो एनर्जी है दैट इज बाउंडिंग द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और ये जो एनर्जी है उसको फोर्स दे रहा होगा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो आपका स्टेप यही से स्टार्ट होगा कि जो फोर्स आना चाहिए सेंट्रीपिटल, दैट इज गोइंग टू बी माइनस डी ओ बाई डी आर, और ये अपने को पता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से अपने को F पता चल जाएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू से दिस फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू mv²। सो बेसिकली उसने क्या किया है, उसने फोर्स बदल दिया है। कौन सा? इंस्टेड ऑफ हैविंग द कूलॉम फोर्स, नाउ इट इज सेइंग कि हमने डिफरेंट फोर्स यूज करना है, डिफरेंट फोर्स यूज करना है। नाउ इट विल चेंज द कोर्स ऑफ द वैल्यूज। व्हाई? बिकॉज कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो r की पावर पे 1 पे डिपेंड करता है रेसिप्रोकल में, ये r³ पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स हमारा किसी और पावर से आएगा तो r का एक्सप्रेशन बदलेगा, v का एक्सप्रेशन बदलेगा, एनर्जीज का एक्सप्रेशन बदलेंगे, लेट देम बी। तो आगे का स्टेप हमारा एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा। द ओनली थिंग इज कि कूलॉम्बिक फोर्स इज नाउ न्यू फोर्स, that is going to be holding the electron on the circle. So that's the main point, और ये आपने कैच कर लिया, then it's only the calculation। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर मैं आर का एक्सप्रेशन बनाऊंगी तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस ऑफ दैट माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 3 आप अलग कर सकते हो, डी अपॉन डी आर लगाना पड़ेगा अपने को, आर रेज़ टू पावर -3 आ जाएगा mv² बाई आर, एंड देन आफ्टर यू विल से कि इसकी जो वैल्यू आ रही है so that's going to be like इसको 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -3ke² डिवाइड बाई 3 r रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा mv² बाई r। तो अपने को ध्यान में रखना होगा, ये माइनस बोल रहा है कि अट्रैक्टिव इन नेचर है, दैट मींस टूवर्ड्स प्रोटॉन लग रहा है। सो माइनस को जस्टिफाई कर देंगे द वे कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चल रहा होगा, प्रोटॉन यहाँ पे स्टे कर रहा था, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। व्हेनेवर वी गेट अट्रैक्टिव फोर्स वी गेट अ माइनस, सो न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। सो लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको अभी ना लिखूं क्योंकि अदरवाइज आप सोचोगे माइनस कहाँ गया। सो यू कुड राइट लाइक ये F था, ये भी F ही था। सो अब F का मैग्नीट्यूड निकाल करके इसके बराबर कर दो। सो दैट्स गोइंग टू बी लाइक बेसिकली k e raised to power 2 divided by r raised to power 4 is equal to mv² by r. So that's one relation. How to get the second relation? You know Bohr model है अपने पास, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता देगा। तो mvr that is L that must be equal to nh upon 2 pi. Now you got the second equation. Now you can handle this to find r, to find v, to find kinetic energy, to find potential energy. Potential energy कैसे पता करेंगे, वो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, और फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगा, तो आप सारे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सो अगर ऐसा पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, और दे आर गोइंग टू बी रिलेटेबल, नॉट entirely आउट ऑफ द बॉक्स। ओके गुड। सो पॉइंट इज कि अपना ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। Now we can proceed further, और
अगला जो इसी से रिलेटेड मिलता जुलता टॉपिक है एक्सरेज। वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और हमारे लिए उनका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी। एक बार बुक से इसका थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ने का कि लाइक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आई मीन लाइक इनके यूज क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप जानते होंगे। एक आंसर भी आपने दिया है कि ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ, सो वो आप टैली कर लेना, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। आई जस्ट गिव यू आइडिया हाउ टू प्रोसीड, और आपने वो सही से बताया कि किस तरह से हम लोग जाने वाले हैं। एनीवे, एक्सरेज क्या है? एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फैमिली का मेंबर है, जैसे कि हमारा विजिबल लाइट है। और हम लोगों ने देखा था कि गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं लाइन को, तो इस तरह से याद रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली। सो सबसे ज्यादा पावरफुल गामा रेज होते हैं, पावरफुल बोले तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है इनका। फिर एक्स रेज होते हैं, सो ये भी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, लो वेवलेंथ होता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। एंड देन नेक्स्ट फैमिली मेंबर आता है अल्ट्रावायलेट, फिर आता है विबग्योर, विजिबल, देन इंफ्रारेड, और फिर इधर आप देखते हो माइक्रोवेव आते हैं, रेडियो वेव आते हैं, वो सारी चीजें आती रहती है। सो पॉइंट इज कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस फैमिली का ये मेंबर है। मतलब एक्सरे भी कुछ और नहीं है, एक्सरेज भी फोटॉन्स है। और एक्सरेज की इक्वेशंस हम उसी तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से हम लोग लाइट के लिखा करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की लिखा करते थे, वेव की लिखा करते थे। तो ये भी वेव है, फोटॉन्स है, फोटोन की एनर्जी है। द ओनली थिंग इसकी एनर्जी डिफरेंट है और एक पर्टिकुलर जोन पे पाया जाता है। इसकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है, एक पर्टिकुलर जोन पे पाया जाता है। यू नो कि इस डायरेक्शन में जाने से वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, एनर्जी कम होता है। सो गामा रेज, एक्स रेज, ये हाई एनर्जी के रेडिएशंस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कभी एक्सरेज जहाँ पर होता है तो अवॉइड करते हैं कि उस जोन पे एक्सपोजर कम से कम रहे, क्योंकि वो हाई एनर्जी के होते हैं, वो डैमेजेस ज्यादा करते हैं। उसको सिलेक्टिवली यूज करते हैं जहाँ पर अपने को जरूरत पड़ती है। सिमिलरली गामा रेज के बारे में। नाउ ये जो एक्सरेज होते हैं, इनका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम होता है। हम लोग जानते हैं लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ 4000, 5000, 6000 टाइप का होता है। 350 से 3500 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में कहीं लाई करता है। ये 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। सो दैट मीन्स इसका वेवलेंथ काफी कम होता है, काफी कम होता है। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं ये अपना कंसर्न है, तो अपने को ये लर्न करना हाउ वी प्रोड्यूस दिस एक्सरेज। और यूजेस वगैरह तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो आप जान सकते हो। फिजिक्स के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट से। ना इसको प्रोडक्शन जो होता है ना, उसका जो प्रोसेस है एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस है जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था। सो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड कई तरह के स्टेटमेंट्स इसके बनते हैं। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रोसेस है उसके इनवर्स प्रोसेस पे ये चलता है। सो एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोसेस that is reverse of photoelectric effect. Now you people have understood what is the photoelectric effect and what was the process for the photoelectric effect. So you remember कि photoelectric effect में होता क्या है कि आप लाइट यानी फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हो। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ सो दैट यू कैन रिलेट इट। आपके पास मेटल होता है, आप फोटॉन्स को इंसिडेंट कराते हो एच न्यू या एच एफ, और मिलता क्या? इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाट इट इज। अब इसका आप रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो एक्सरेज के प्रोडक्शन का मेथड पता चल जाएगा।
रिवर्स करने का मीनिंग है कि हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग कराएंगे और हमको फोटोन मिलेगा। सो अगर किसी मेटल पर हम इलेक्ट्रॉन्स को हिट कराते हैं और उससे जो रेडिएशंस मिलते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं तो एक्सरेज हो जाते हैं। सो this is reverse process of the one that we have already discussed, which was photoelectric effect. आइडिया लग गया होगा। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल सरफेस पर कोलाइड कराना है और उस कोलिजन को अपने को समझना है कि हाउ दिस कोलिजन टेक प्लेस एंड व्हाट हैपेंस सो दैट द फोटॉन्स कम आउट। जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक में देखा था, फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है और फिर वो बाउंडेड एनर्जी और जो भी बाइंडिंग एनर्जी है उसको तोड़ करके बाहर निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन मेटल पे हिट करने के बाद क्या कर सकता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे सकता है कि एक्सरेज और वर्क, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, दोनों में क्या रिलेशन है प्रोसेसेस वाइज, सो वी कैन कनेक्ट। एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर खास तरह का apparatus या इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं जिसको कोलिस ट्यूब बोलते हैं। तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूँ। सो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, फिर अगली स्लाइड पे उसको बनाएंगे। प्रोसेस कैसा रहेगा, हाई एनर्जी, only crux point, high energy electrons are made to collide or hit on a metal, then photons are emitted और यही फोटॉन्स जो है वो एक्सरे जाता है। सो शॉर्ट में कुछ ऐसा प्रोसीजर है दैट वी हिट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टू अ मेटल एंड देन रेडिएशंस आर कमिंग आउटसाइड। नाउ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उनको हिट कराना है, तो उसके लिए आइडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के हमारे पास कई सारे मेथड है। यहाँ पर जो हम लोग यूज करने वाले वो सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है और उस सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि अपने पास एक वायर लिया, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं, और इस पे एक पोटेंशियल लगा दिया। और ये पोटेंशियल अगर हम लोगों ने ज्यादा लगा दिया है तो ये जो कॉइल है ना वो हीट होती रहती है। हीट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा डायनेमिज्म आएगा, एनर्जी आएगी। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन वी कैन क्रिएट फ्रॉम थर्मल प्रोसेसेस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं दे आर थर्मल इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक बातें हैं और कई बार ऐसे टर्म यूज करेगा तो अपने को समझना है। सो व्हाट वी डू, वी using some conductor or wire, by heating it, applying potential, we can create the electrons. These electrons are thermal electrons. ये इलेक्ट्रॉन एमिट होकर के बाहर आ गए, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा या स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं होगा कि किसी मेटल को ये स्ट्रांगली हिट कर पाए। तो फिर क्या करते हैं, इनको वेलोसिटी देना होता है। हाउ वी कैन गिव द वेलोसिटी, तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं या फिर एक फील्ड लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा, देन यू विल सी कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा QE का, एंड दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। इसलिए फील्ड को हम सिलेक्ट अकॉर्डिंगली लगाएंगे। और एक बार इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, और इनका एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, और थोड़ा सा इनको टाइम दो तो इनके पास वेलोसिटी अच्छा खासा हो जाएगा, और फिर ये किसी से हिट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। So this is the way we produce the electrons and we accelerate them to get the high energy electrons. और इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन। सो इलेक्ट्रॉन गन इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये अब मार्केट में मिलता है, आप लेके आ जाओगे। सो उसको जैसे आप पावर से सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन को इमिट करना स्टार्ट करेगा, फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आएगी, फिर मेटल लगा दो, मेटल को हिट कराना है, एंड यू विल गेट एक्स-रेज आउट। नाउ ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क कर रहा है, अपरेटस, उसके बारे में बात करेंगे।
सो अगर यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. X-rays are produced using an instrument called Coolidge tube. Coolidge tube. COOLIDG Coolidge tube को यूज करके हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं. मैं इसका रफ पिक्चर बना था और आपको उससे आइडिया समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है. पिक्चर उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस नाम इम्पोर्टेंट हो सकता है और ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर मैकेनिज्म क्या चल रही होती है. तो एक ग्लास का स्फेरिकल टाइप का पोर्शन लेते हैं स्फेरिकल, उस पर कुछ अरेंजमेंट्स बनाते हैं. यहाँ पर ओपनिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से, जिससे ऐसा एंड यहाँ पर कुछ ग्लास ट्यूब जैसा लगा रहेगा. और जो भी इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बात किया, उस इलेक्ट्रॉन गन को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं. थर्मल इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन से यहाँ से प्रोड्यूस होकर के जा रहे होंगे. बाकी ऑफ कोर्स इसको बंद वगैरह रखते हैं. देन आफ्टर वी डू वन मोर स्टफ. दिस साइड कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जहाँ पर मेटल अप्लाई करना, मेटल लगाना अपने को. और ये जो मेटल होगा, मेटल की प्लेट जैसा कुछ रखेंगे. फ्री हैंड से ड्रॉ कर देता. ये किसी ऐसा एंगल पे, ये एंगल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना भी है या फोटॉन्स जो बनने वाले हैं. सो ये जो है वो मेटल है, मेटल का टारगेट यू कैन कॉल इट. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने वाले हैं और ये हाई इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू accelerate in this direction and then will be hitting this plate. जब ये इस प्लेट को हिट कर रहे होंगे या मेटल की बॉडी को हिट कर रहे होंगे तो यहाँ से एक्स-रेज निकलेगी और ये जो ओपनिंग नीचे किया गया था वो एक्स-रेज को कलेक्ट करने के लिए किया गया था. सो ट्यूब से वो बाहर निकल के आ जाएंगे एंड दैट वी कैन यूज फॉर द पर्पस वी वांट. सो इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराना और ये सब. सिंस इलेक्ट्रॉन काफी एनर्जी से हिट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे वाटर को सर्कुलेट करते रहते हैं. अरेंजमेंट बनाएंगे अंदर से जिससे वाटर सर्कुलेट करता रहेगा, कूलेंट, सो दैट कि ये जो मेटल है कूल बना रहे, ज्यादा हीट अप ना हो. एंड व्हाट एल्स वी डू कि इसके साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखाते हैं. किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया. उस पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग ऐसा बैटरी जैसा लगा सकते हैं. कितना बैटरी लगाना है, कितना जरूरत है, वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा. वहां पर कंडक्टर भी रहा होगा अपने लिए, सो कनेक्ट करेगा. सो पॉइंट इज कि अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाया बाहर तो ये वोल्टेज का क्या काम है. ये वोल्ट बेसिकली ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर कहीं पॉजिटिव इधर कहीं आएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी. सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे. तो कई बार पिक्चर देगा और आपसे कुछ पूछ सकता है कि कैसा वोल्टेज लगाना चाहिए, छोटा छोटा क्वेश्चन तो हम लोग समझ लेंगे. ये जो मेटल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया है उसको हम लोग टारगेट कहते हैं, फिर टारगेट मेटल कहते हैं. इसी को हिट करना है. और ये थर्मल गन है या फिर इलेक्ट्रॉन गन है जिससे हम लोग थर्मल इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करके हिट कराते हैं. काफी डिटेल में बताया है, उतना जरूरत भी नहीं था, लेकिन एक बार आप समझ लेंगे तो फिर आपको ऑपरेटर्स हमेशा दिमाग में बना रहेगा कि किस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं. सो इसी को हम लोग कूलेज ट्यूब बोलते हैं. ये रेडीमेड मार्केट में मिलता भी है, आप लेकर के आओगे और वहां से एक्स-रेज को प्रोड्यूस कर सकते हो. आपको क्या करना होता है, सिंपली इसको वोल्टेज सोर्स लगाना होता है और एक बार वोल्टेज सोर्स लगाया सो वो इसको हिट करना स्टार्ट करेगा, हिट करना स्टार्ट करेगा, एक्स-रेज अपने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे.
ये तो इसका अरेंजमेंट हुआ। अपने को ये समझना है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड, कि वो एक्सरेज बनता है, फोटोन निकलता है। जस्ट मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है इसका, और जिससे रिलेटेड वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा और हमारे कुछ फॉर्मूलाज भी बनने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू थिंक कि क्या चल रहा होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से आकर के किसी सरफेस से कोलाइड कर रहा है। जब ये मेटल से कोलाइड करेगा तो आप अगर डिटेल पे देखोगे तो मेटल पे किसी इलेक्ट्रॉन या किसी न्यूक्लियस एटम्स या मॉलिक्यूल से जाकर के हिट किया होगा, जाकर के हिट करने से कोलिजन हुआ, कोलिजन से कुछ एनर्जी एमिट होती है, और उस एनर्जी, अगर वो एनर्जी हमारा रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, तो अगर वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया तो अपने को एस सी वाई लेमडा से हम लोग बात कर सकते हैं। तो जो उसने एनर्जी लॉस की, लेट्स से उसने एनर्जी ई लॉस की एक कोलिजन में, सो उस एनर्जी को हम एच सी बाई लेमडा से रिलेट कर सकते हैं अगर वो फोटोन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि एनर्जी जो है वो कई फॉर्म में जा सकती है, हीट के फॉर्म में जा सकती है, जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको कूल करने का अरेंजमेंट हमारे पास है। साउंड के फॉर्म में जा सकती है, वो भी एक एनर्जी होती है, और फोटॉन्स के फॉर्म में भी निकल सकता है अगर अप्रोप्रिएट एनर्जी था वहां पर। तो सो अगर फोटॉन्स के फॉर्म में निकलेगा देन यूल फाइंड कि यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, और ये जो वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का आएगा तो ये एक्सरेज की कैटेगरी में चला जाएगा, या फिर फोटोन तो बन ही जाएगा बेसिकली। नाउ उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि एक ही एटम से या मॉलिक्यूल से कोलाइड होने के बाद स्टॉप कर जाएगा, मल्टीपल कोलिजन कर सकता है। तो मल्टीपल कोलिजन करेगा, इसका मतलब इसका ई जो उसका लॉस हो रहा है वो अलग अलग फैक्टर्स पे, अलग अलग फ्रैक्शंस पे लॉस हो रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टोटल का टोटल एनर्जी एक ही कोलिजन में चला गया हो। तो पॉइंट इसकी जो एनर्जी रहेगा वो 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करेगा, कि इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम कितना एनर्जी था, वहां से लेकर के 0 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलने वाली है। नाउ यू सी कि अगर इसके हम अपर लिमिट लगाते हैं मैक्स वाला, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ। इसका मतलब मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एक ही दूसरा लिमिट लगाते हैं 0 की तरफ, तो लेमडा हमारा मैक्स होगा जो कि इनफाइनाइट हो सकता है। That means out of this, lambda can be achieved from a minimum value onward up to infinity. So wavelength can be achieved from minimum up to infinity. और ये सिंस हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डिंग चल रहा है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हर वेवलेंथ अपने को मिलेगा जो इन्फिनिटी से लेकर के मिनिमम तक लाई करता है। बट एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू से कम पर अपने को वेवलेंथ नहीं मिलने वाला है। देन क्वेश्चन विल अराइज, ये मिनिमम कौन डिसाइड करेगा? देन यू से कि ये मिनिमम लेमडा की मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेगा, ए की मैक्सिमम वैल्यू। ए की मैक्सिमम कौन डिसाइड करेगा? सो कितना मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास कितना एनर्जी था। बेस्ट केस सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन का इंटायर एनर्जी, बेस्ट केस सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन का इंटायर एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्रोसेस क्या चल रहा है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा और फोटोन दे देगा, एच न्यू या एच एफ, फोटोन दे देगा। और आपको अगर याद है फोटो इलेक्ट्रिक में मैंने इसका जस्ट अपोजिट लिखा था, इलेक्ट्रॉन और फोटोन मिल करके हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बनाते थे। तो इसे भी पता चला ये रिवर्स प्रोसेस है। बेस्ट केस सिनेरियो में ये इंटायर एनर्जी जो इसके पास थी वो फोटोन के फॉर्म में चला गया, हीट में नहीं गया, साउंड में नहीं गया, कहीं नहीं गया। सो दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी ई मैक्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग वाली जो एनर्जी होगी, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि लेमडा मिनिमम कितना होने वाला है, एंड दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय दिस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। और ये जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है ये डिसाइड करेगा। तो एग्जाम में कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं तो उन एक्सरेज में लेमडा की मिनिमम वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है। कई सारे ऑप्शन देगा कि टारगेट मेटल की कितना इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, या इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, या इलेक्ट्रॉन गन के बारे में क्या चल रहा है, और या फिर एक्सीलरेटिंग वोल्टेज है वो डिसाइड करता है। सो यू विल से कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इलेक्ट्रॉन एनर्जी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, सो वो एनर्जी आती है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द पोटेंशियल दैट यू अप्लाई, QV।
or V is the potential that you have applied. So this is going to be the energy that is going to decide how much minimum wavelength is going to be. अगर हम सबको एक साथ समराइज करें तो ये बोला जा सकता है कि बेस्ट केस सिनेरियो में the entire energy of the electron went into photon energy, and that's where you are going to get the minimum value of wavelength. So from here we will be able to find the minimum value of wavelength as well. That's going to be hc upon E into V. और वो आपसे लिम्डा की वैल्यू पूछ भी सकता है, उसके लिए उसको क्या देने की जरूरत है, वो आपको वोल्टेज की वैल्यू दे देगा कि हमने पर्टिकुलर अमाउंट का वोल्टेज लगाया तो बताइए कितना मिनिमम वेवलेंथ मिलने वाला है। तो यहाँ से मिनिमम वेवलेंथ आपको पता चल जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या कोई दूसरा वेवलेंथ अपने को मिल पाएगा? यस, मिल सकता है। कौन सा मिल सकता है? ऑल दोज वेवलेंथ व्हिच आर ग्रेटर देन मिनिमम, ऑल दोज इंक्लूडिंग अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़ दो, आई मीन लाइक अप टू इंफिनिटी इट कैन अचीव ऑल दी वेवलेंथ्स। तो ये जो एक्सरेज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ये कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज है। कॉन्टिन्यूअस मींस वी आर गेटिंग कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंक्लूड करता। सर इस पर कोई कंसर्न है तो आप पूछ लीजिए। यस सर, पर मेटल पे भी तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अगर हम कितना भी लाइट डाल दे पर मेटल में मतलब उतना वेवलेंथ नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो हाँ, राइट पॉइंट है कि जो हमारा फोटोन आएगा क्या वो मेटल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड करेगा, उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी, सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग पता किसके बारे में कर रहे हैं? हम लोग एक लिमिटिंग वैल्यू के बारे में पता कर रहे हैं, और जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, बाउंड्री वाली वैल्यू होगी, वो वैल्यू नहीं डिपेंड करेगी, वो वैल्यू एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। जो भी इससे वेवलेंथ मिलने वाला है वो वेवलेंथ लेम्डा मिनिमम से बड़ा होगा, ये हमको पता है। और ये जो लेम्डा मिनिमम है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट ऑन दिस अप्लाइड वोल्टेज। ये जो लेम्डा है दैट विल डिपेंड ऑन द मेटल एंड एवरीथिंग, बिकॉज आपको मिनिमम जो आपने निकाला ना वो बेस्ट केस सिनेरियो को लेकर निकाला और सारी एनर्जी को कंपेयर करा दिया। और जो लेम्डा निकलेगा वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से निकलेगा, तो उसमें सभी का रोल आएगा। अगर आपको इसको समझना है तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन आपने पढ़ा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो 0 से लेकर कुछ भी होती है, ये म्यू पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। आई एम जस्ट कोरिलेटिंग, मे बी आप उससे रिलेट कर पाओ। सो जो वेवलेंथ जो आपका वेवलेंथ आएगा, फोटोन आएगा, वो सब पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो इसकी लिमिट वैल्यू होगी दैट विल बी फिक्स्ड बिकॉज ऑफ दिस। और वो आपको फार्मूला भी बता रहा है, देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। एस सी कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, केवल वी निकल के आ रहा है, और वी बताएगा कि कितना उसका मिनिमम आने वाला है। और ये एक एक्सट्रीम केस सिनेरियो है, आई मीन, लेकिन ये इसलिए पॉपुलर है हमारे लिए क्योंकि इसको हम निकाल सकते हैं। बाकी सारे वेवलेंथ जो एक्चुअली आने वाले हैं उनको निकालना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए फिर ये बताना पड़ेगा कि टारगेट ने कितना कोलिजन कैसा हुआ था, कोलिजन में कितना एनर्जी वेस्ट हुआ था, कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिटेन करके रखा था। आप बोलोगे कि जब ये वेवलेंथ मिनिमम आ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को ड्रॉप कर देगा, दैट मींस हिट करने के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा। सो एंटायर काइनेटिक एनर्जी हैज बीन गिवन टू द फोटोन। If this was the case, then the photon will have a wavelength corresponding to this. And this is going to be the rarest case. General case would be that electrons will emit, give some part of its energy, and in that too, कुछ part of the energy waste भी हो जाएगा। तो वो सारे factors को काउंट करके हम लोग लेम्डा के बारे में बात करेंगे, बट इससे छोटा लेम्डा नहीं आएगा, ये गारंटीड है। तो लेम्डा इस वैल्यू से लेकर के इनफाइनाइट वैल्यू तक आएगा। So, इसको हम लोग ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। That's called a continuous X-rays. Continuous X-rays are produced having wavelength lambda which is greater than or equal to lambda minimum
अप टू इन्फिनिटी, जहां पर लेमडा मिनिमम कैलकुलेशन हम लोगों ने अभी लर्न कर लिया है, वेयर the minimum value of the wavelength that we are going to get is going to be dependent SC upon EV. SC को आप 12,400 रख दीजिए, V को वोल्टेज में रख देंगे, तो अपने को इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में अपना आंसर आ जाएगा लेमडा का. So these are continuous X-rays, और इसको अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें then how going to look like? So कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि this is going to be like this. So अगर हमने यहाँ पर वेवलेंथ को यूज किया और इस पर इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस को यूज किया, जनरली हम लोग इंटेंसिटी यहाँ पे यूज करते हैं, ब्राइटनेस दिखता है कि कितना ब्राइटनेस निकल रहा है फोटोन का, और यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ यूज करते हैं. अगर किसी स्क्रीन पर उनको डाला जाए फोटोन्स वगैरह का, उनको मेजर किया जाए उस इंस्ट्रूमेंट से जो उनको डिटेक्ट कर पा रहा हो, सो यूल फाइंड कि ग्राफ कुछ ऐसा जाता है. अपने को पता है कि एक लेमडा मिनिमम आएगा और उसके एक तरफ ग्राफ रहेगा, दूसरी तरफ ग्राफ नहीं रहेगा. सो इस तरफ आपको कोई ग्राफ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि लेमडा की वैल्यू मिनिमम से कम नहीं हो सकती, तो लेमडा कैन नॉट बी लाई लेफ्ट ऑफ दिस लेमडा मिनिमम. सो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, वो नजर आता है, इंटेंसिटी सम सॉर्ट ऑफ दिस. अगर थोड़ा सा और प्रॉपर्ली बनाए तो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए. इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कैसे नजर आती है. सो आप लेमडा मिनिमम पर आते हैं तो आपको कोई भी इंटेंसिटी नजर नहीं आएगी. आई मीन वो सबसे कम इंटेंसिटी नजर आएगी, आप ऐसा बोल सकते हो. और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी लेवल बढ़ता रहता है. एक लेवल पे ज्यादा इंटेंसिटी आती है, फिर कम होता रहता है और जीरो की तरफ चला जाता है. सो ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है और ये कॉन्टिन्यूअस एक्सिस का ग्राफ है. सर इसके बाद एक दूसरा ग्राफ आएगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है. यस सर, ये वो सेम मैक्सवेल कर्व जो था वो प्रोबेबिलिटी वाला स्टैटिस्टिक्स वाला, तो उसके ऊपर से डिराइव किया है क्या? मतलब देखने में वैसे ही सिमिलर टाइप का लग रहा है, बट ये इंटायरली डिफरेंट है. ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि लाइक जब ये इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डिंग किया गया और फोटॉन्स का इंटेंसिटी मेजर किया गया जो निकल करके आ रहे थे, और फिर देखा गया कहाँ पे क्राउडेड ज्यादा होता है, कहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है, कहाँ पर वो मिलती है. तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर सिमिलर देखने में लग रहा है, बस इसका जो ओरिजिन है इंटायरली डिफरेंट है. इट्स टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस कि किस तरह से इनिशियली बढ़ता है, फिर ड्रॉप करता है, फिर जाता है. तो ये टेंटेटिवली ड्रॉ किया गया और ये मतलब एक्सपेरिमेंटल. अगर आप बोलोगे कि इसका फॉर्मूला अपने पास नहीं है, जबकि मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला आपके पास रहता है. अगर इसका फॉर्मूला अपने पास होता ना तो देखो लाइफ कितनी आसान होती है. हम काफी डिटेल में बता पाते. हम ये भी बता सकते थे कि कोई भी वेवलेंथ जो निकल के आ रही है वो कितनी है. अभी हम इसलिए नहीं बता सकते, जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया था कि सर वो मेटल भी तो अपना रोल प्ले करेगा. बिल्कुल करेगा. कितना साउंड जाएगा वो भी जाएगा. कितना कॉम्प्लेक्स है, लाइक साउंड में एनर्जी जा रहा है, हीट में एनर्जी जा रहा है, अब मल्टीपल कोलिजन्स हो रहे हैं, वहां पर एनर्जी जा रहा है, और उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो फोटोन बन करके निकल रहा है, और उस एनर्जी को हमको स्टडी करना है, तो हम नहीं कर पाते हैं. बट यस, आइडियल और बेस्ट केस सिनेरियो और ये जो आपका एक्सट्रीम सिनेरियो वो पकड़ लेते हैं. तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमारे पास था और क्वेश्चन आपको इसी पे पूछेगा. कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ आपसे नहीं पूछ सकता है, बिकॉज उसके लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है. हाँ, क्वालिटेटिवली ग्राफ पूछ सकता है कि किस तरह से ग्राफ जाता है, तो कुछ इस तरह से जाता है. ओके, इसके बाद इसका एक दूसरा वर्जन होता है. सो दो तरह से एक्सरेज हमारे प्रोड्यूस होते हैं. एक तो कॉन्टिन्यूअस आता है जो आपने देखा, मिनिमम से लेकर के ऑनवर्ड्स जाएगा. मिनिमम वैल्यू आपको याद रखनी है, और इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो आपको पता चलेगा किस बात पे डिपेंड करता है. एच पर डिपेंड करता है, सी पर, ई पर और वी पर. एच, सी, ई सब कांस्टेंट है. वी इज दी अप्लाइड पोटेंशियल. तो वी के बारे में लिख देता हूँ. वी अप्लाइड पोटेंशियल है. कई बार इसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि एक्सीलरेट करने के लिए यूज किया जाता है. एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करेगा. Now we go for the second type, which is called characteristic X-rays.
कैरेक्टरिस्टिक, ये समझने में भी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, और दूसरा एग्जाम्पल भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इसकी कैलकुलेशन भी आपसे करवा सकते हैं। सो इस मेटल के साथ क्या हुआ था वो उसको मैं फिर से समझाता था। जब ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया आपने, तो पहली स्टोरी ये बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम से न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता, एटम से कोलाइड करता है, मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है। somebody is asking for the previous slide. See this. Quickly finish, then Sure. I'm going to re-explain about this thing. Yes. सर बट जो एक्सरेज निकल रहे हैं अभी, तो वो सिर्फ एक्सरेज नहीं निकल रहे, उसमें बहुत सारे ऐसे इम्प्योर लाइक इम्प्योरिटीज टाइप अलग अलग ये भी है ना, अलग अलग लाइट रेज भी है, तो वो प्योर एक्सरेज नहीं है ऐसा, तो फिर उसे क्यों यूज करेंगे? हाँ हाँ, ये पॉइंट आपका वैलिड है, क्योंकि वो लेमडा मिनिमम से लेकर के एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेकर के इनफाइनाइट तक वो सब कुछ ले रहा है, तो उसमें और भी रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली के और भी मेंबर्स अवेलेबल हैं। दैट्स व्हाट यू वांट टू से ना? यस सर। हाँ, सो वो रहेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई मेथड लगा करके फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर करने के बाद फिर एक्सरेस को निकाल सकते हैं। और वैसे भी देखो ना कि अपने को एक्सरेस को यूज कैसे किस पर्पस के लिए करना होता है। ये हाई एनर्जी कई पेनिट्रेशन, जैसे बॉडी का हम लोग स्कैनिंग करते हैं, तो उसी को अगर ये इम्प्योर वर्जन भी डालेंगे तो चलेगा ना, क्योंकि बाकी रेडिएशंस जो होंगे वो एक लिमिट तक पेनिट्रेट कर पाते, उसके बाद जा नहीं पाएंगे। और जो एक्सरेज है वो एक्सट्रीम लेवल के लिए यूज कर रहे हो आप, तो वो एक्सरेज अपने को अपना काम कर देगा। मतलब इन रफ सेंस, अगर आप प्योर फॉर्म में एक्सरेज पता करना चाहते हो तो उसका फिल्ट्रेशन मेथड होंगे, फिल्ट्रेशन मेथड को यूज करके हम अलग कर सकते हैं। पहले तो हमने प्रोड्यूस कर लिया, अब उनका सेग्रीगेशन करना है, दैट्स ऑल। और यस, इस पे एक्सरेज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम एक्सरेज को निकाल सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि एक्सरेज का जो काम होता है ना, उसे लोअर लेवल के फैमिली मेंबर्स कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप इम्प्योर वर्जन भी डालोगे तो एक्सरेज अपना काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है क्या वो मेंबर्स और भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है ना कि कौन सा हमको पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है, जो आ रहा है उसको लेने का। ये ग्राफ था। अच्छा, ये जो बम्बार्डिंग थी, मल्टीपल कोलिजन्स हुए, कंटीन्यूअस कोलिजन्स हुए, तो कंटीन्यूअस एक्सरेज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलना स्टार्ट हुए, ये फोटॉन्स मिलना स्टार्ट हो गए। वो फोटॉन्स का रेंज यहाँ से आता रहता है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो मेटल था, उसके जब ये एटम से कोलाइड करने गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डीप पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने जा रहा है, तो आप पाओगे कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस था एटम में, और फिर कुछ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसा ना। सो ये अपना न्यूक्लियस था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके बाद आप पाओगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पाए जाते हैं। के शेल होता है आपका, फिर एल शेल होता है, तो ये के शेल था आपका, एल शेल, एम शेल, एन शेल, डिपेंड अपॉन कि कौन सा आपने मेटल चूज किया था। सो मेटल को हम लोग सिलेक्टिवली चूज करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, लाइक कि वो जल्दी हीट अप ना हो जाए, मेल्ट वेल्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया जा रहा है। दूसरा ये भी कि वो इलेक्ट्रॉन से हिट करने में कैसे बिहेव करता है। हालांकि कूल मेल्ट ना हो उसके लिए हम लोग कूलेंट यहाँ पे चलाते रहते हैं। सो जो भी आपने मेटल यूज किया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, के सेल में, एल सेल में, एम सेल में, और भी बहुत सारे सेल्स में। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, बहुत एनर्जी का है, और वो इसको हिट करना चाहता है। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसके पास? बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। वो इस वाले इलेक्ट्रॉन से आकर के मिल जाए कोइंसिडेंटली, और इसको इतना एनर्जी दे दे कि ये एनर्जी छोड़ करके बाहर निकल जाए, तो ये आयनाइज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें से सारी प्रोसेसेस में भी साइमल्टेनियसली चल रही होंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में वो समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अपने को कब मिलती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इस इलेक्ट्रॉन से मिलता है इनर वाले सेल से, मे बी के सेल से, और मे बी एम सेल्स, एल सेल से, सो अगर इससे इसको हिट होता है, कोलिजन होता है, तो ये क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है। जब इसने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया,
तो आप पाओगे कि के सेल में एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर के सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो गया तो जो हायर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रेडी टू जंप। देयर वाज अ डिस्टर्बेंस, मैं फिर से बोलता हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, अभी आवाज आ रही होगी आपको। So if this high energy electron goes to the inner cell and knock out the electron from there, then the available vacancy can be filled by the immediately next one, maybe L cell. और अगर L cell का इलेक्ट्रॉन रेडी नहीं था या फिर कुछ और उसके साथ इश्यू था तो हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहेगा। सो जब ये जंपिंग चलेगी इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो फिर ये वही बात हो गई ना, एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो फोटोन को इमिट करता है। और अगर वो फोटोन को इमिट कर रहा है इसका मतलब हमको रेडिएशंस मिल रहा है, और वो रेडिएशंस हमारा कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। So characteristic X-rays are produced when some of the inner electron or inner orbit electron is knocked out by the energetic electron which is being bombarded, and then after the vacancy is being filled by some higher level energy electrons. In that process, whatever the radiations or photons are being emitted, they are known as characteristic X-rays. तो ये तो इसकी डेफिनेशन है कि कैसे प्रोड्यूस होता है। कंटीन्यूअस इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द कोलिजंस, एंड कैरेक्टरिस्टिक इज नॉकिंग आउट सम इनर मोस्ट और इनर इलेक्ट्रॉन्स। सर जो Yes. नॉक करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चले गए? हाँ ये फ्री है, ये नॉक करके अपना कोलाइड ओलाइड करके निकल जाएगा। आपने पढ़ा था ना कि क्या होता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस हमारा सॉलिड पार्ट है, बाकी ये तो सब फ्री स्पेस टाइप का है ना। और इट्स लाइक कि दो पार्टिकल का कोलिजन हुआ, दो पार्टिकल कोलिजन होके ये बंधा हुआ था, ये फ्री हो गया, ये तो ऑलरेडी फ्री था, इसको कौन मानेगा, ये तो अपनी एनर्जी लेकर के निकल गया। और भी बहुत सारी स्टोरीज चल रही होंगी साइमल्टेनियसली, देयर विल बी हैपनिंग एन नंबर ऑफ स्टोरीज, बट ये भी स्टोरी चल रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो स्टोरी चल रहा होगा क्योंकि अपने पास जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एक नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए जा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग एन नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स। कुछ ऐसा जॉब कर रहे थे, उनको देखा, और उनमें से कुछ ऐसा जॉब कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो अपने बम्बार्ड किया इलेक्ट्रॉन, वो इसके पास एनर्जी था, अनबाउंडेड था, वो मूव करता हुआ निकल जाएगा न्यूक्लियस से, एटम से बाहर निकल जाएगा। ना ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की एनर्जी हम लोग जानते हैं कि हायर लेवल से लोअर लेवल पर आता है तो कितना एनर्जी निकलता है, उसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बोर मॉडल से। अदरवाइज की जो एनर्जी गैप आएगा वो एनर्जी गैप वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग उसको हम लिख सकते हैं। तो इन एनर्जीज गैप को कुछ हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास के सेल की एनर्जी है, ये एल सेल है। ये सिंपली समझने के लिए हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको इस तरह से फिगर दे सकता है, वो एम सेल है, एल सेल है। जैसा कि हम लोग हाइड्रोजन वगैरह में उधर देख रहे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप। सो वी विल से कि दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ के सेल। तो हम इसको ऐसा नाम दे सकते हैं, के है, ये एल है, ये एम है, एन है, इस तरह के अपने बहुत सारे सेल्स चल रहे हैं। तो ई के है, ई एल लेवल का है, दिस इज ई ऑफ एम लेवल, दिस इज ई ऑफ एन लेवल, एंड सो ऑन। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी के सेल पे हुई तो इस के सेल को फिल करने के लिए आपका एल सेल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और एम सेल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और एन सेल का इलेक्ट्रॉन आ सकता है। प्रोबेबल आपका कौन सा होगा, जो नियरेस्ट वाइज होगा, नेक्स्ट वाइज होता है। सो आप देखोगे कि उसके लिए रेडिएशंस निकलेंगे, उन रेडिएशंस को हम मेजर करते हैं, उनको स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं।
आप देखोगे कि इस तरह से अगर हम ड्रॉ करेंगे लाइंस को, उसका मीनिंग क्या होगा वो भी एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके बताएगा, इस लाइन को हम बोलेंगे दिस इज के अल्फा लाइन, के अल्फा। और एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ करेंगे एल सेल के लिए, एम के लिए, फिर इसके बाद हम लोग इस तरह से एन तक आगे लेवल तक जा सकते हैं, और इधर भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन लाइंस का क्या क्या मीनिंग है मैं समझाता आपको। ये जो फर्स्ट लाइन है ये बताना चाह रहा है कि वैकेंसी हमारी के सेल में हुई थी और एल सेल से इलेक्ट्रॉन जंप किया था, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी गैप एक रेडिएशन निकला था, और उसी को हम के अल्फा लाइन बोलते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो के अल्फा लाइन होगी। यस सर वो जो लाइक एरोज जो है वो उल्टे साइड में होने चाहिए ना, कि क्योंकि एल से के जा रहा था। हाँ, ये एरोज ये नहीं दिखा रहे कि वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, ये एरोज लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। ये नोटेशन है, मतलब वो अगर आपको देगा वो इस तरह से ही बना करके देगा। सो दिस इज नॉट सेइंग कि हमारा इलेक्ट्रॉन एल सेल से के सेल पे गया। दे आर नॉट शोइंग इलेक्ट्रॉन, दे आर शोइंग कि ये जो रेडिएशन निकला है वो किसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो रेडिएशन है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू the vacancy on the K cell and electron jumping from the L cell. If the electron is jumping from the M cell, तो फिर ये रेडिएशन दिखाएंगे हम लोग। अगर N सेल से इलेक्ट्रॉन आया तो ये रेडिएशन दिखाएंगे। हाँ, वो सुनने में और समझने में ऐसा लगता है अपने को कि इसका एरो हम ऊपर दिखाएं तो उससे अपने को ये फील करना आसान होगा कि L सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन न दिखा करके ये रेडिएशंस के बारे में दिखाते हैं। तो ये के अल्फा लाइन हो गया। अगर हमारा नेक्स्ट हायर से आया होता तो उसको हम के बीटा नाम से बुलाते हैं। तो अल्फा का मतलब क्लोजेस्ट भाई, बीटा मतलब नेक्स्ट क्लोजेस्ट, गामा मींस उसके भी आगे। ये लैंग्वेज अपना चलता है। तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस वाली लाइन को हम क्या नाम दे सकते हैं, क्या रिलेट कर पाओगे? तो अगर हम इस लाइन को नाम देना चाहें या इस इमिशन को, एक्सरेस को नाम देना चाहें, सो कैन वी से कि ये एल सेल की वैकेंसी थी और एम सेल ने इलेक्ट्रॉन ने उसको फिल किया है। यस, तो ये एल सेल की वैकेंसी थी इसलिए एल लगाएंगे, और ये फर्स्ट है तो एल अल्फा नाम हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट विल बी एल बीटा, और आगे हम लोग एम अल्फा एम बीटा इस तरह के बात कर सकते हैं। तो जनरली हमारे जो पॉपुलर रहता है वो के अल्फा के बीटा और एल अल्फा इस तरह के नंबर से आपसे पूछता है। सो उनके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। बिफोर आई राइट अबाउट दिस, थोड़ा सा इसके बारे में लिखता फिर इसके बारे में लिखता हूँ, सो दैट आपको याद रहे जो मैंने स्टोरी बताई है। इफ energetic electron knocks out an inner orbit electron in the metal atom, then the vacancy so created is filled by higher orbital electrons. In this process, इस प्रोसेस में जो रेडिएशन निकलता है उसी को एक्सरेस बोलेंगे। इन दिस प्रोसेस emitted radiation is characteristic X-rays. थोड़ी सी लैंग्वेज
ज्यादा है, बट आप रिलेट कर सकते हो कि नॉकआउट हो रहा है, उस नॉकआउट के बाद ये स्टोरी चल रही है। इसको बोलेंगे के अल्फा लाइन। के अल्फा लाइन इज द लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस वर्ड। इसका मतलब के शेल की वैकेंसी एल शेल के इलेक्ट्रॉन में फिल की गई है, तो इसको के अल्फा लाइन बोलते हैं। के अल्फा लाइन इट इज radiation. So when L shell electron fills the vacancy in K shell. That's the meaning of K alpha line. तो आपसे बोलेगा what is a K alpha line? Then you say this is radiation which occurs when K shell has a vacancy and electron from L shell jumps on it. During that process, whatever the radiation it is emitting, that emission is known as K alpha line. सिमिलरली के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, उनके बारे में लोग बात कर सकते हैं। फिर वो आपसे बात करेगा कि ये अल्फा बीटा लाइंस, ये जो आपकी के अल्फा, के बीटा, के गामा लाइंस हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना है, तो उनकी हम वेवलेंथ बता सकते हैं। तो हम के अल्फा लाइन के बारे में बात करें तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जीज आपको बताएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा। तो कैन वी से कि जो ई के था और ई एल था, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही फोटोन को क्रिएट कर रहा होगा। So this is going to be basically equal to hc upon lambda k alpha. तो k alpha लाइन का जो lambda आएगा वो इस फॉर्मूले से गवर्न हो रहा होगा। So from here we can calculate कि जो हमारा lambda that means wavelength of k alpha लाइन की आने वाली है, it must be hc divided by energy of k shell minus energy of L shell. अगर आप के अल्फा लाइन का वेवलेंथ लिख सकते हो इस तरीके से, तो आप डेफिनेटली के बीटा का भी लिख सकते हो, के गामा का भी लिख सकते हो, और के आगे का भी लिख सकते हो। सिमिलरली एल अल्फा, एल बीटा का भी लिख सकते हो, और उनकी एनर्जीज अपने को पता चल जाएंगे। तो सपोज कर लीजिए अपने को लेमडा के बीटा लिखना होता, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसके लिए हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, एच सी डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन K and M, because बीटा के लिए M लगने वाला है। So we are going to write it like E K minus EM. Similarly, can you connect it कि lambda L alpha कितना बनने वाला है? So वो अगर आपको एनर्जी लेवल देगा तो आप L alpha निकाल दोगे, L बीटा निकाल दोगे, K alpha निकालोगे, K बीटा निकालोगे, सारा कुछ निकाल सकते हो। और आपको अगर ये समझ में आया है तो यू आर ऑन द ट्रैक कि इसकी वैल्यू हम HC डिवाइड बाई EL माइनस EM जैसा लिख सकते हैं। EL माइनस EM जैसा लिख सकते हैं। ये वेवलेंथ के टर्म में लिखा गया है। आप फ्रीक्वेंसीज के भी टर्म में लिख सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी एस सी बाई लेमडा की बजाय हम लोग एच एफ लिख सकते हैं। एफ एल्फ के अल्फा, एफ के बीटा, एफ एल अल्फा एंड ऑल दैट। कॉपी कर लीजिए। इसी पर बेस्ड एक दो बार क्वेश्चन पहले आ चुका है, काफी पहले आया हुआ था बाय द वे। तो मैं आपको उस तरह सिमिलर टाइप का कुछ बताने की कोशिश कर देता। इसका ग्राफ भी आता है, ग्राफ भी ड्रॉ कर देता, तो ये अपना खत्म हो जाएगा। एक्सरेज का, एक्सरेज में अपने को कंटिन्यूअस समझना होता है, उसके लिए लेमडा मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे निकलता है, और कैरेक्टरिस्टिक में उसका कॉन्सेप्ट की किस तरह से वो कैरेक्टरिस्टिक बन रहा होता है, और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस का वेवलेंथ कैसे लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाता है, वो जानना होता है। नाउ अगर आपसे ऐसा पूछता है फाइंड रिलेशन between lambda k alpha, lambda k beta and lambda L alpha in X-rays.
और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। सो एक्सरेज में आपको लेमडा के अल्फा, लेमडा के बीटा, लेमडा एल अल्फा, ये अगर पैरामीटर्स दिए जाएं तो कैन यू रिलेट देम कि वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। हाउ यू कैन डू दैट? सो आपके पास ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको आप चाहो तो रीराइट कर सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो। सो अगर हम के अल्फा, के बीटा, के एल अल्फा के बारे में लिखें तो क्या अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा कि ई के माइनस ई एल इज एच सी अपॉन लेमडा के अल्फा। ये वही है जो अभी स्टार्टिंग में लिखा था, ई एल ई के का जो डिफरेंस था वो एच सी बाई लेमडा के अल्फा था। सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं ई के माइनस ई एम तो बीटा का हो जाएगा, के वाला बीटा। और सपोज हम लोग लिखते हैं ई एल माइनस ई एम, सो दैट इज फॉर लेमडा एल अल्फा। ना इन थ्री इक्वेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं और वहां से अपने को रिजल्ट निकल आएगा। आप देखोगे कि अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बाकी सबको ऐड कर देते हैं, सो यू विल फाइंड कि ई के कैंसिल हो जाएगा, ई एम कैंसिल हो जाएगा, ई एल कैंसिल हो जाएगा। सो आप क्या करो, 1 इन थर्ड को ऐड करो, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। When you are going to do so, you are going to get it like ये 0 आएगा, is equal to hc upon lambda k alpha minus hc upon lambda k beta plus hc upon lambda l alpha। क्या अगली लाइन आपको आंसर देने के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है। क्या बोलना चाह रहा है ये? From here you will find कि 1 upon lambda k alpha plus 1 upon lambda k this l alpha is equal to 1 upon lambda k beta. So that is the relation among three wavelengths that we just talked about. अब आएगा तो आप डायरेक्टली उसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। फ्रीक्वेंसीज में पूछेगा तो फ्रीक्वेंसीज में बता सकता हूँ। अगर फ्रीक्वेंसीज में बताना होता है तो कैन वी से कि इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा बाई सी, सी बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो ये बनेगा एफ के अल्फा प्लस एफ एल अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एफ के बीटा। इसको जस्टिफाई करना बहुत ही आसान है, आप डायरेक्टली लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? इसमें अगर आपने एस से मल्टीप्लाई कर दिया था तो इनकी एनर्जीज के करस्पॉन्डिंग हो जाता। और ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी इज इक्वल टू ये एनर्जी। सो जो पहला गैप है वो के अल्फा का गैप है, दूसरा गैप है एल अल्फा का गैप है, दोनों का सम करोगे तो के गामा के बीटा मिल जाएगा, के बीटा मिल जाएगा। सो दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी इज इक्वल टू बीटा एनर्जी, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वेवलेंथ के रिवर्स होते हैं। तो बीटा का जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो एल अल्फा और के अल्फा के सम के बराबर आ जाएगा। वेवलेंथ में उसको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको ये जो पॉपुलर एल के अल्फा के बीटा एल अल्फा उसके बारे में बताया, वो थोड़ा सा आगे बढ़ करके के गामा पूछ सकता है, एल बीटा पूछ सकता है, एम अल्फा पूछ सकता है। सो हम लोग एनर्जीज को देखेंगे और ऐड करेंगे और वहां से फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे और रेसिप्रोकेट कर देंगे तो अपने को वेवलेंथ का रिलेशन आ जाएगा। ओके, अगर आपको यहाँ तक समझता है तो एक लास्ट पॉइंट और है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसे दिखता है। जैसे कि ये ग्राफ हम लोगों ने देखा था, और अगर इसी ग्राफ में मैं बनाना चाहूँ तो उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको सेपरेटली बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करो अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक अलग से आएगा, उसकी इंटेंसिटी और इसका कंटिन्यूअस का अलग से आएगा। वो तो एक ही साथ आने वाला है, एक ही साथ आने वाला है। अगर आप स्क्रीन पे प्लॉट करोगे तो स्क्रीन पे कुछ आपको ऐसा नजर आएगा। तो ग्राफ को मैं और कंप्लीट कर देता हूँ। सो यूल फाइंड कि यहाँ पर एक पीक आएगी, some sort of this, and certain पीक यहाँ पर भी आएगी, और भी पीक्स आएंगे। तो क्या हो रहा होता है कि इंटेंसिटी को जो हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं,
सो इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती है, एक सडनली शार्प इंटेंसिटी आती है, फिर सडनली शार्प ब्राइटनेस आती है, फिर ये रहती है। ये जो सडन इंक्रीज हो रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉकआउट हुए और एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन हुआ जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा फोटॉन्स निकले हुए हैं, जिसकी वजह से ब्राइटनेस बढ़ी है। सो ये जो पीक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज पीक्स आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। केवल दो के लिए दिखाया, जनरली दो के लिए अपना काम कर रहता है। तो ये जो वेवलेंथ होगी और ये जो वेवलेंथ होगी, दीज आर दोज वेवलेंथ व्हिच आर बीइंग कैलकुलेटेड हियर। इनमें से कोई वेवलेंथ है। और आप देखो कि ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप आपका ज्यादा है, आई मीन के अल्फा है। अगर हम के अल्फा के बीटा की बात करेंगे तो ये के अल्फा है कि के बीटा है। तो के अल्फा के एनर्जी गैप के कंपैरिजन में के बीटा के एनर्जी गैप ज्यादा है। तो इसका मतलब है के बीटा की जो वेवलेंथ है वो कम होगी और के अल्फा की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो जब इस पे वापस आओगे तो ये जो होगा वो अल्फा होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और ये कौन सी लाइन होगी? ये बीटा लाइन होगी, इनर मोस्ट सेल से अगर ये नॉकआउट हुआ है तो। सो वेवलेंथ अल्फा का और बीटा का नॉकआउट की वजह से, और ये जो पीक है वो करस्पॉन्डिंग टू अल्फा लाइन है, के अल्फा लाइन है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू के बीटा लाइन है। सो ये जो पीक्स आपको नजर आते हैं, दिस पीक्स आर बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो आपको पूरा प्रॉपर नजर आ रहा था कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस का था। नाउ क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो के अल्फा और के बीटा वाली लाइंस हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते ना कि आपका ये अप्लाइड पोटेंशियल कितना था। ये किसकी वजह से निकल रहे हैं? ये मेटल की वजह से निकल रहा है कि मेटल पे क्या अरेंजमेंट चल रहा था। सो ये जो तीनों वेवलेंथ यहाँ पे लिखे गए हैं उनके बारे में एक फाइनली समराइज कर देता हूँ। एक ये लेमडा मिनिमम है और ये कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं। सो दिस मिनिमम डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल, whereas these spikes, they do not depend on the applied potential, they depends on the metal. So ये metal पे depend करते हैं, metal dependent है कि उनका कन्फिगरेशन कैसा है, एटम कैसा है, नॉकआउट करना फिजिबल है या नहीं फिजिबल है, नॉकआउट करने से कितना एनर्जी आने वाली है, सारा कुछ उस बात पे डिपेंड करता है। जबकि ये लेमडा मिनिमम दैट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज। तो एक तो ये डिफरेंस आपसे पूछता है, और इनका वेवलेंथ कैसे निकालना है, इनके वेवलेंथ के फॉर्मूला आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल रहा है, मेटल डिपेंडेंस। और लेमडा मिनिमम कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ग्राफ कैसा दिखा है। कई बार तो उसने ये पूछा, ये दो स्पाइक्स थे और बोला कि ये दो स्पाइक्स हैं, एक इसमें के अल्फा एक के बीटा, बताइए के अल्फा कौन सा होगा, के बीटा कौन सा होगा? बता सकते हैं? कैसे पता कर सकते हैं? आपको एनर्जी डिफरेंस यहाँ से पता रहता है, फिर देखो किसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, उसके बेसिस पे कौन सी वेवलेंथ कम है कौन सी ज्यादा है। आप याद रख सकते हो के अल्फा की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा आएगी, के बीटा की कम आएगी। इसी तरह से वो एल अल्फा वगैरह भी यूज करेगा तो कहाँ पर अरेंज कर पाएंगे वो बता देंगे। जनरली वो आपको अल्फा के बीटा के बारे में बात करेगा, दैट मीन्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट किया गया। कॉपी कर लीजिए, और काफी टाइम भी हो गया है आज के लिए, और अपना एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो गया है। इससे रिलेटेड एक मॉजलीज लॉ है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, तो फिर इसके बाद न्यूक्लियस पे चलेंगे। तो यहाँ पर कोई कंसर्न आया हो आज के लेक्चर से, या फिर अभी भी कुछ डाउटफुल चीजें हो तो आप पूछ सकते हो। इसको जस्ट गो थ्रो, क्वेश्चन आएगा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, जो पढ़ा है उसी में से आएगा, बट वो लैंग्वेज इधर उधर कर सकता है, वो अपने को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। सो इज देयर एनी क्विक क्वेरी? आपने कुछ लिखा था एक, मैं मिस कर दिया शायद, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन will collide with the metal, the emitted photon will be released by the moving electron. Then how it is dependent on metal? You can see this thing, you must be able to see this, कि कितना वेवलेंथ आएगा, वो इस वेवलेंथ की कैलकुलेशन में ये एनर्जी गैप मैटर कर रहा है, ना कि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जितना एनर्जी गैप होगा उसी के करस्पॉन्डेंट आपको वेवलेंथ मिलेगी, उसी के करस्पॉन्डेंट आपको ये मिलेगा, फोटोन मिलेगा। तो फोटोन का जो एनर्जी है या एक्स-रेज का जो एनर्जी है वो मेटल के लेयरिंग लेवल कितने डिफरेंट जा रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है।
करेक्ट। और ये वैसे ही है कि जैसे आपने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखा था कि पर्टिकुलर टाइप का ही फोटोन इमिट होता है, तो पर्टिकुलर टाइप का ही फोटोन इमिट होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा ये लेबल्स कैसे हैं। ऑफ कोर्स ये मेटल के हैं तो इनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी, उनकी वैल्यूज अपने को बताएगा तो हम बता सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस।